रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। हमने आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको हम मैट्रिक और एफएससी लेवल से आज कवर करेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम बीएससी लेवल से कवर करेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले हम देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जो कि दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। मीन के रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हों और प्रोडक्ट्स जो हैं फिर अगेन जो है वो रिएक्टेंट्स में चेंज हों। इसके लिए हम डबल एरो शो करते हैं ऐसे रिएक्शन को शो करने के लिए। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करने के लिए मैंने ऊपर आर एफ लिखा है और नीचे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को शो करने के लिए आर आर लिखा है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर। ठीक है, ए और बी जो है ये रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी जो है ये प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में चेंज होना रेट ऑफ ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा हमारे पास, और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में चेंज होना इसको हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, और ऐसे रिएक्शन जो है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते और इनमें इक्विलिब्रियम स्टेट ज़रूर अचीव होती है। और यूजुअली इन क्लोज कंटेनर, इनको जो है ज़्यादातर क्लोज कंटेनर में किया जाता है, तभी जो है हमारे पास ये रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि कोई हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो अनस्टेबल हो या रिएक्टेंट को अनस्टेबल हो, तो वो क्या होगा कि वो हमारी जो भी रिएक्शन मिक्सचर है उसमें से वो वहाँ से निकल जाएगा। मीन कि अगर कोई गैशियस स्पीशी है तो फिर अगेन जो है वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना और ऐसे रिएक्शन का प्रोसीड होना जो है पॉसिबल नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो हमेशा क्लोज कंटेनर में, मोस्टली जो है वो क्लोज कंटेनर में होते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। मीन कि ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, कभी कंप्लीट नहीं होते और इनमें इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश होती है और इनको क्लोज कंटेनर में जो है वो करवाया जाता है ऐसे रिएक्शंस को। और इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो वो एक डायरेक्शन में होंगे, इसको अपोजिट कर लें, एक ही डायरेक्शन में होंगे और वो कंप्लीट हो जाते हैं ऐसे रिएक्शन, और उनमें इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश नहीं होती और उनको हम ओपन कंटेनर में भी कर सकते हैं। अब जनरल जो है रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे शो किया हुआ है, और एक और स्पेसिफिक हम देखें तो H2+I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 425 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जांपल हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल देखें तो उसमें आपके पास जो है वो वाटर की फॉर्मेशन हो सकती है, H2+O2 इज चेंज इनटू H2O। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशंस पे जो है वो नहीं होगा रिएक्शन, लेकिन रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ कंडीशंस पे रिवर्सिबल होते हैं और कुछ कंडीशंस पे इरिवर्सिबल होते हैं, तो वो मैं आपको फिर आगे बताती हूँ। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, रेट मीन के स्पीड, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे कि हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। और उस वक्त रिएक्शन मिक्सचर जो है मीन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, सारी जो स्पीशीज़ हैं रिएक्शन के अंदर, उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट मीन के इक्वल नहीं होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, बल्कि कांस्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे साइड पे मैंने लिखा है लॉ ऑफ मैस एक्शन। लॉ ऑफ मैस एक्शन CM गुलबर्ग और P वेज ने पेश किया था 1864 में, और ये लॉ हमें क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का रिएक्ट करने का जो रेट होता है वो उसके एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो उसके जो रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज हैं उनके प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और लॉ ऑफ मैस एक्शन को इम्पॉर्टेंट बस इतना ही है, इसकी आप स्टेटमेंट याद करें, ये याद करें कि कब और किसने पेश किया था, और ये स्टेटमेंट याद कर लें। बाकी इसमें डेरिवेशन वगैरह सारी करने की ज़रूरत नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन कितने डिटेल में। तो आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, डायनामिक स्टेट होती है। मीन के रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं हो जाता, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों जो हैं वो एक ही रेट पे प्रोसीड हो रहे होते हैं। देखने में लग रहा होता है कि वो रिएक्शन रुक गया है, लेकिन दोनों जो रिएक्शंस हैं वो जारी होते हैं। कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, मीन कि हम रिएक्टेंट्स से स्टार्ट करें या प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में हम प्रोडक्ट्स लेके उनसे हम रिएक्शन को प्रोसीड करवा दें, वो फिर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास रिएक्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, या फिर रिएक्टेंट से स्टार्ट कर लें, जिस भी डायरेक्शन से रिएक्शन को स्टार्ट करवाएं हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाती है। ठीक है, चेंजेस विद चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। और ये अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं, वॉल्यूम चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन या टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो चेंज होती है। कैटलिस्ट डोंट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैटलिस्ट जो है
उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। कैटलिस्ट का काम जस्ट क्या होता है, दोनों रिएक्शंस के रेट्स को स्पीड अप कर देना। रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करती है। कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करती। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के अब हम कौन से यूनिट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। केसी हो सकते हैं जब हम कंसंट्रेशन के यूनिट जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब ले लें। केपी तब होंगे जब हम कंसंट्रेशन के यूनिट, कंसंट्रेशन नहीं बल्कि प्रेशर ले लें गैसियस फेज रिएक्शन के लिए। के एक्स जब हम मोल फ्रैक्शन लेंगे और के एन जब हम नंबर ऑफ मोल्स लेंगे तो फिर हम के एन से रिप्रेजेंट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, रिवर्सिबल रिएक्शन स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। अब ये जो है रिएक्शन, इसके अकॉर्डिंग अगर हम केसी एक्सप्रेशन लिखें तो हमारे पास केसी एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ऊपर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं, मोलर कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, तो ये प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन और नीचे हमने रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन लिखी। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट जो है हमारे पास सी और डी हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन लिखी और पावर में हमारे पास ये इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो स्मॉल ए बी सी में लिखा हुआ है मीन जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास पावर में आ जाएंगे और इसी तरह प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स को नीचे लिख के और उसकी पावर में स्मॉल ए और स्मॉल बी आ जाएगा। ये वाली जो केसी एक्सप्रेशन है ये हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे लिखते होते हैं। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखें तो केसी है क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये हमारे पास केसी जो है वो दो कांस्टेंट की रेशो है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट की रेशो होती है विद रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट्स देखें तो यूनिट्स हमारे पास केसी के कब कितने यूनिट्स होंगे, अगर तो हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जीरो की इक्वल है, मीन के प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन। तो इसमें आप देखें हाइड्रोजन का 1 मोल और आयोडीन का 1 मोल, रिएक्टेंट्स के टोटल 2 मोल हो गए और प्रोडक्ट के 2 मोल बन गए हैं। तो टोटल जो है हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं। तो ऐसे रिएक्शन में चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो जीरो की इक्वल हैं, तो केसी के कोई यूनिट नहीं होंगे। अब उन रिएक्शन की बात करते हैं जिनमें चेंज इन नंबर ऑफ मोल जीरो की इक्वल ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। अमोनिया की जो सिंथेसिस है मीन के हैबर्स प्रोसेस से, ये उसकी इक्वेशन लिखी हुई है। इसमें आप देखें तो रिएक्टेंट्स के 4 मोल्स हैं, प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं। जहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो हैं वो इक्वल नहीं है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ केसी के जो हैं यूनिट्स होंगे। और यूनिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे, ऊपर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखेंगे, नीचे आप रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे और यहाँ पे इक्वेशन के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपके पास पावर में आ जाएंगे केसी एक्सप्रेशन में। फिर आप क्या करेंगे, आप हर एक स्पीशी के लिए कंसंट्रेशन लिख के पावर को उसी तरह लिख दें, जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ कैंसिल आउट होंगी उनको कैंसिल आउट करके बाकी जो वैल्यूज़ बच गई हैं, अब वहाँ पे आपने क्या करना है कि 1 ओवर कंसंट्रेशन का स्क्वायर आ रहा था, कंसंट्रेशन के यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, अब इसको आप जो है वो इस फॉर्म में लिखेंगे तो मोल -2 और डेसीमीटर +6 आ जाएगा। तो ये आपके पास यूनिट हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई हो। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी देखें तो केसी जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मीन के टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इफेक्ट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर और वॉल्यूम। अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। लेकिन याद रखें कि कंसंट्रेशन प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब रिएक्शन पहुंच चुका है तो उस टाइम अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो फिर केसी की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है। चाहे हम कंसंट्रेशन की वैल्यू को चेंज करते हैं या कंसंट्रेशन मीन रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की कोई भी चेंज करें तो फिर केसी की वैल्यू जो है वो डिस्टर्ब होगी। डोंट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये जो ऊपर वैल्यू मैंने लिखा था पॉइंट की इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है कि डोंट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मीन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन का केसी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो है अगर हम चेंज करते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को तो फिर केसी की वैल्यू चेंज होती है। केसी का फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केसी फॉर रिवर्स रिएक्शन। ये एक जो है रिलेशन याद रखें कि केसी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केसी फॉर रिवर्स रिएक्शन। कैटलिस्ट डजंट अफेक्ट केसी वैल्यू, ये पहले भी बता दिया आपको कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। जस्ट कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को स्पीड अप करना, और इक्विलिब्रियम हमारे पास जल्दी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। मीन के कैटलिस्ट का काम होता है जो हमारे पास पाथ होता है रिएक्शन को प्रोसीड करवाने का,
उसको चेंज करना मीन एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना, ठीक है, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होती हैं। रिएक्शन में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इट डिपेंड अपॉन कंडीशंस। ये मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था कि रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे हम वाटर की फॉर्मेशन की बात करें तो लो टेम्परेचर पे ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, और हाई टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। लो टेम्परेचर पे इरिवर्सिबल है और हाई टेम्परेचर पे रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर एट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद ये नेक्स्ट देखें तो रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन देखें तो आपने ये वाली इक्वेशन याद कर लेनी है। अगर आपके पास कोई MCQs आ जाता है तो इसको आप यूज़ करके, और यहाँ पे ये जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं इनको यूज़ करके आप किसी भी MCQs को एज ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन याद रखें, KP = KC RT पावर del n, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बातें याद रखें कि अगर आपके पास del n मीन चेंज इन नंबर ऑफ मोल 0 की इक्वल है, मीन के प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, तो उस वक्त KP और KC की वैल्यूज़ जो हैं वो भी इक्वल होंगी। अगर आपके पास del n पॉजिटिव है, मीन के प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स से, तो फिर KP की वैल्यू जो है वो KC से ग्रेटर होगी। अगर आपके पास चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव हैं, मीन के प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स कम हैं और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, तो फिर KC की वैल्यू जो है वो KP से ज़्यादा होगी। एप्लीकेशंस ऑफ KC देखें तो KC जो है इसकी बेसिकली 2 एप्लीकेशन है। एक तो KC से हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का पता चलता है, KC मीन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का पता चलता है, ठीक है, मीन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मीन कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, तो उस वक्त रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड हुआ है, किस हद तक प्रोडक्ट्स बने हैं, किस हद तक रिएक्टेंट्स बने हैं। मीन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की हमें अमाउंट का पता चल सकता है, उसी अमाउंट से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड ज़्यादा जा रहा है या रिवर्स ज़्यादा जा रहा है। मीन के हमें एक हद का पता चलेगा रिएक्शन की, इफ़ KC वैल्यू इज़ वेरी लार्ज। अब यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है कि अगर KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो फिर इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, और उस वक्त रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुका होगा। क्योंकि हम KC एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, तो ऊपर हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लिखते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, मीन KC का प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने का मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देखें यहाँ पे कि 1000 केल्विन टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन देखें कार्बन मोनोऑक्साइड की, जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं 1000 केल्विन टेम्परेचर पे, तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है क्योंकि इसमें KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। KC = 2.2 × 10⁻22, ठीक है। तो ये KC की इतनी ज़्यादा लार्ज वैल्यू, पावर में 22 आ रहा है, ये हमें बता रहा है, ये वैल्यू हमें बता रही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। इसके अलावा एक और रिएक्शन भी आप देख लें, टेम्परेचर को लाजमी याद रखना है। इसमें ओजोन जो है, ओजोन की डिकम्पोजिशन आप देखें तो ये रूम टेम्परेचर पे है और ये हमारे पास KC की वैल्यू आ रही है 10⁻55। आप देखें बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये जो ओजोन है इसकी कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो जाती है रूम टेम्परेचर पे। मीन कि ओजोन जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी का भी पता चल रहा है। दूसरी बात आ जाती है कि अगर हमारे पास KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो उस केस में क्या होता है, उस केस में फिर KC का रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ इन्वर्स रिलेशन था। तो KC की वैल्यू स्मॉल, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा और उस वक्त जो है वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। अब इस केस में आप देखें तो अमोनिया जो है इसकी डिकम्पोजिशन देखें, इसके लिए KC की वैल्यू 3.0 × 10⁻−9 है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स इसमें ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट्स कम होंगे। HF जो है इसकी डिकम्पोजिशन देखें तो इसकी 10⁻−13 है KC की वैल्यू 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो इससे भी हमें सेम इन्फॉर्मेशन मिलती है। तीसरा केस आ जाता है कि अगर हमारे पास KC की वैल्यू मॉडरेट है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंपेरेबल अमाउंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। N2O4 जो है इसकी डिकम्पोजिशन आप देखें तो KC की वैल्यू 0.211 है, जो कि मॉडरेट वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद जी दूसरी एप्लीकेशन आ गई KC की, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का हमें पता चलता है। अच्छा स्टूडेंट याद रखें कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। अगर हम स्टार्ट में लेते हैं, रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल ज़ीरो से हमने स्टार्ट किए, रिएक्टेंट्स लिए, प्रोडक्ट्स अभी हमारे पास नहीं बने, तो उस वक्त अगर फिर कुछ सेकेंड्स के बाद आप जो है वो रिएक्शन मिक्सचर में से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन को कंपेयर करते हैं, दोनों की रेशो लेते हैं, तो प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की जो रेशो होगी इनकी मोलर कंसनट्रेशन की, उस रेशो को हम
हम KC से शो नहीं करेंगे बल्कि उसको हम QC से शो करेंगे, क्योंकि KC से तो हम तब शो करते हैं ना जब हमारे पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि हमने अभी रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट किया था, तो उस वक्त जब हम रेशो लेंगे मीन के इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलावा किसी भी टाइम आप रिएक्शन मिक्सचर में से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की रेशो लेते हैं, तो उस रेशो को आप QC से शो करते हैं और इसे हम कहते हैं कोशेंट कहते हैं। ठीक है, इसको जी हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं और इससे हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो का पता चलता है। ठीक है, और इससे हमें अगर हम QC और KC को कंपेयर कर लें तो फिर हमें पता चल सकता है कि हमारे पास जो है वो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। तो रेशो एट एनी टाइम एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम स्टेट, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अलावा किसी भी टाइम आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन की रेशो लेंगे तो उसे हम QC यानी कि रिएक्शन कोशेंट से शो करेंगे। अब यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है कि अगर आपके पास KC की वैल्यू QC से ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। अगर KC की वैल्यू QC के इक्वल है तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो चुकी है। और थर्ड केस हमारे पास आ जाता है कि अगर QC की वैल्यू ग्रेटर है देन KC देन रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स का इफेक्ट हम स्टडी करते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल के थ्रू। ये हमें ये बताता है, इसकी स्टेटमेंट आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करनी है कि अगर हम किसी भी हमारे पास कोई भी सिस्टम है या कोई भी केमिकल रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच चुका है, उसके ऊपर अगर हम कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो जो हमारे पास सिस्टम है वो इस तरह से एक्ट करेगा कि उस इफेक्ट को वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज करने की या नलीफाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अगर हम मेरे पास कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच चुका है उस पर हम कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो जो सिस्टम है वो इस तरह से एक्ट करता है कि उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने की या उसको कैंसिल करने की कोशिश करता है। अच्छा, वो स्ट्रेस हमारे पास 3 तरह की हो सकती है, वो कोई कंसंट्रेशन में चेंज हो सकता है, प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे याद रखें कि अगर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे है हमारा रिएक्शन। और अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो फिर वो रिएक्शन हमारा स्ट्रेस में है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन हम देखेंगे सबसे पहले ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में। बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज डिस्टर्ब। जब भी हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच चुका है उस वक्त हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है या चेंज हो जाती है, और लेकिन KC की वैल्यू फिर भी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन आप देख लें, एक जनरल इक्वेशन लिखी हुई है। अब इसमें आप लोग खुद सोचें कि अगर हम इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन पहुंच चुका है तो इन सारी स्पीशीज़ की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो चुकी है, मीन कि इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है। अब अगर हम कोई बाहर से रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट जैसे ही हम ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब होगी तो रिएक्शन की ये कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए ताकि जो है वो जो एक्स्ट्रा यहाँ पे रिएक्टेंट ऐड किया गया है उसको जो है वो अकोमोडेट कर लिया जाए, यहाँ पे बैलेंस कर लिया जाए, दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कोई प्रोडक्ट निकाल लें, तो प्रोडक्ट हम जैसे ही निकालेंगे तो फिर भी क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट को जैसे हम रिमूव करेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। पहले तो कांस्टेंट थी, अब क्या होगा कि रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू होंगे ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सके, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो चुकी होगी जब हम प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे। अगर इसके उलट कर लें, अगर हम ऐसा करें कि कोई भी बाहर से हम जो है वो प्रोडक्ट डाल दें, तो प्रोडक्ट डालेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन थी उससे बढ़ जाएगी। तो ये हमने स्ट्रेस अप्लाई कर दी, तो अब हमारा सिस्टम इस तरह से एक्ट करेगा कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। या फिर हम ऐसा करें कि कोई रिएक्टेंट जहाँ से निकाल लें, तो रिएक्टेंट को जब हम रिमूव करेंगे तो तब भी सेम यही होगा कि रिएक्टेंट कम होंगे तो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट में चेंज होंगे ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन को दोबारा से मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पे मैंने ये बात लिखी कि बाय इंक्रीजिंग रिएक्टेंट्स और डिक्रीजिंग प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं, रिएक्टेंट को इंक्रीज़ करें या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करें, तो फिर क्या होगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्टेंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे जो है ये एक मिस्टेक हुई है, बैकवर्ड नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन कर लेना है कि यहाँ पे रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।
ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन की जा सके, क्योंकि रिएक्टेंट ऐड करेंगे ना तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। या फिर मैंने दूसरी बात लिखी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें, प्रोडक्ट निकालेंगे तो फिर यहाँ से कमी आएगी कंसंट्रेशन की तो फिर भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, तो यहाँ पे ये मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, इफ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0 देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बाय चेंजिंग प्रोडक्ट और प्रेशर और वॉल्यूम। या हम प्रेशर चेंज करें या वॉल्यूम, अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि नंबर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स 0 की इक्वल है तो फिर हम प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करें तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल हैं। अगर हम हमारे पास चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स 0 की इक्वल नहीं है तो फिर हमारे पास इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के वो इक्वल नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो है फिर इफेक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का। अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जो है वो नेगेटिव है, मीन के हमारे पास जो है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कम हैं और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो फिर जब हम प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ, यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे। अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम हैं तो इसका मतलब है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो याद रखना है आपने कि जब भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर वॉल्यूम कम होगा। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है मूव करेगा प्रोडक्ट्स की साइड पे। प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स मैंने कम बताया ना, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम कर लेते हैं। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स अगर आपके पास 1 हैं और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है, मीन के वॉल्यूम कम है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से यहाँ पे इस केस में इस केस में क्या होगा, सिस्टम कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, प्रोडक्ट की साइड पे, मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे या लेस वॉल्यूम वाली साइड पे। वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन आप लोग याद रखें ना कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो सिस्टम उस साइड पे मूव करेगा जिधर वॉल्यूम कम है। जैसे हम N2+3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3, इस केस में देखें तो केसी इसमें भी सेम यही होगा। ये जो ऊपर मैंने एक जनरल इक्वेशन लिख दी थी, अब यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक एक इक्वेशन बता दी और इसमें आपको बताया कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स टोटल 4 हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट के 2 हैं। अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर हमारा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है, मीन के वॉल्यूम प्रोडक्ट की साइड पे कम है और केसी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर और वॉल्यूम का। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें, अगर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव हैं, मीन के प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम हैं, तो फिर हम जब प्रेशर अप्लाई करेंगे या वॉल्यूम को कम करेंगे या प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन मूव करेगा रिएक्टेंट्स की साइड पे। ठीक है, ये आपके पास इसकी एक एग्जांपल हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये हमारे पास जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है टेम्परेचर को इंक्रीज करना, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिनको प्रोसीड करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है या टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो ईजिली प्रोसीड करते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो फिर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो ईजिली या ज़्यादा फास्टली प्रोसीड करते हैं। A+B रिवर्सिबल रिएक्शन, C+D, अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड वाला, तो इसका याद रखिएगा कि इसका रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा हमेशा। अगर एक रिएक्शन के साथ आपके पास चेंज इन एंथैल्पी गिवन है, नेगेटिव में है, तो इसका मतलब है इसकी ये फॉरवर्ड की दी हुई है। ठीक है, फॉरवर्ड एक्सो है तो फिर इसका रिवर्स जो होगा वो एंडो होगा, ये बात लाजमी याद रखिएगा। अच्छा, इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो मूव करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक ने जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे फेवर होना है, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और केसी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। जबकि इसके उलट कर लें, अगर टेम्परेचर को कम करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और केसी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी जब प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, यहाँ पे स्पेसिफिकली वाटर की बात करें हम कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो इंक्रीज करता है। ये हमने पढ़ा था जब बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक पढ़ा था, इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट और वो लिक्विड्स वाले चैप्टर में, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है और कोई भी लिक्विड तब बॉयल करता है जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का है वो कम हो जाता है। यहाँ पे आप ये वाली इक्वेशन अपने माइंड में रखें, आइस जो है वो वाटर के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन में है जब हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखें आइस और वाटर के केस में जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ होता है प्रेशर को इंक्रीज़ करने से,
ठीक है, ऐसा क्यों होता है? आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक पढ़ा था जब हमने वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक पढ़ा था, तो वहाँ हमने देखा था कि आइस जो है उसका वॉल्यूम जो है वो वाटर से ज़्यादा होता है। जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस के मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाते हैं, तो उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से आइस का वॉल्यूम जो है वो लिक्विड वाटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बाकी लिक्विड्स में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वाटर के केस में ये जो है वो स्पेशल एक केस है कि इसमें आइस का वॉल्यूम जो होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है। अब आप प्रेशर को अप्लाई करके देखें, जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो मीन के जो है लिक्विड वाली साइड पे जो है वो रिएक्शन मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वजह से जब भी प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो आइस का वॉल्यूम आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। मीन के 0 से भी कम टेम्परेचर पे जो है वो वाटर ने सॉलिडिफाई होना है, आइस में चेंज होना है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखें जी, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अदर सॉलिड्स इंक्रीजेस। ये वाटर के केस में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता है और बाकी तमाम सॉलिड के केस में मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करता है। उसके बाद हैबर्स प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। हैबर्स प्रोसेस जो है ये एफ हैबर्स ने 1933 में अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए, अमोनिया की सिंथेसिस के लिए जो है वो एक प्रोसेस हमें बताया था, जिसको हम कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। और इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया गैस जो है वो बनती है, और इसकी जो चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू है वो है जी -92.46 किलो जूल। ठीक है, इसमें हमारे पास जो NH3 की फॉर्मेशन हो रही होती है इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर 35% अमोनिया होती है बाय वॉल्यूम। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें याद करने वाली हैं वो ये हैं कि यील्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स कम हैं। 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि हम किस तरह से जो है वो अमोनिया की यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कंसंट्रेशन को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, किसकी कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो रिएक्शन ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। या फिर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं या वॉल्यूम को डिक्रीज़ करते हैं। प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स वाली साइड पे वॉल्यूम कम है, तो प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो कम वॉल्यूम वाली साइड पे रिएक्शन मूव करेगा। थर्ड, हम ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं कि हम अमोनिया को टाइम टू टाइम रिमूव करते रहें रिएक्शन मिक्सचर में से, तो प्रोडक्ट को जब हम निकालेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जी ये है कि हम ये कर सकते हैं कि टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करें। रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट की यील्ड जो है वो ज़्यादा ऑब्टेन होगी। लेकिन यहाँ पे हम फिर कैटलिस्ट भी यूज़ करेंगे टू इंक्रीज़ रेट, क्योंकि हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे केसी की वैल्यू और टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा टेम्परेचर वाला इफेक्ट, कि अगर हमारे पास टेम्परेचर 200 केल्विन हो तो उस वक्त केसी की वैल्यू हैबर प्रोसेस के लिए 7.17 × 10⁻15 है, और अगर 800 केल्विन हो, टेम्परेचर को बढ़ा दें तो फिर केसी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, 3.96 × 10⁻−2। तो इसका मतलब ये है कि कम टेम्परेचर पे हमारे पास प्रोडक्ट की यील्ड अच्छी होगी और ज़्यादा टेम्परेचर पे प्रोडक्ट की यील्ड जो है वो अच्छी नहीं होगी। ऑप्टिमम कंडीशंस क्या हैं अमोनिया की सिंथेसिस के लिए? प्रेशर को रखते हैं 200 to 300 डिग्री ATM, और टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस यानी कि 673 केल्विन, और कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, आयरन कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और इसके साथ कुछ और कैटलिस्ट का मिक्सचर भी यूज़ करते हैं, कुछ ऑक्साइड्स यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्रोमियम के ऑक्साइड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिमम कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी अच्छे से याद रखिए। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैबर प्रोसेस के लिहाज से। अबाउट 13% ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय हैबर प्रोसेस। ज़मीन पर जो 13% नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो हैबर प्रोसेस के जरिए हो रही है। हैबर प्रोसेस प्रोड्यूसेस 110 मिलियन टन ऑफ अमोनिया इन वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हैबर प्रोसेस से 110 मिलियन टन जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। 80% अमोनिया यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। फिर अमोनिया के यूजेस बता दिए हैं कि 80% अमोनिया को फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, और बाकी जो है इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं? एक्सप्लोसिव्स, नाइलॉन्स और बाकी पॉलीमर्स बनाने के लिए भी अमोनिया को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंथेसिस ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एक स्टेप होता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवा के सल्फर ट्राईऑक्साइड की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिसके लिए ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, और इसके लिए चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू -194 किलो जूल है। वहाँ पे भी नेगेटिव थी हैबर प्रोसेस में और यहाँ पे भी नेगेटिव है। अब यहाँ पे याद रखें कि नंबर ऑफ मोल्स इसमें भी सेम वैसे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट्स के कम
कम है। ऑप्टिमम कंडीशन देखें, प्रेशर 180 हम रखते हैं, टेम्परेचर इनिशियली जो है वो थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रखा जाता है ताकि रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फास्टली प्रोसीड हो 650 डिग्री सेल्सियस तक मीन के रिएक्शन मिक्सचर को हीट अप करने के लिए, और उसके बाद जो है फिर टेम्परेचर को 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन किया जाता है। कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड को सॉलिड स्टेट में लिया जाता है या फिर फाइनली डिवाइडेड प्लाटिनम को यूज़ किया जाता है। कॉन्टिन्यूस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन के हम रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट जो कि गैसियस स्टेट में है यानी कि ऑक्सीजन को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब है हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, और प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ऑक्सीजन को ऐड करने से भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। उसके बाद हम यील्ड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट को रिमूव करके, और या फिर हम रिएक्टेंट को कंटिन्यूसली ऐड करके, या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करके। और इसके लिए केसी की वैल्यू 200 केल्विन टेम्परेचर पे 5500 है और 700 केल्विन टेम्परेचर पे 13 है। मीन के टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है जिनकी चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होती है वो कम टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छे से प्रोसीड होते हैं। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी क्या है, केएसपी यूज फॉर स्पेरिंगली सोलबल साल्ट। केएसपी जो हमारे पास स्पेरिंगली सोलबल साल्ट्स होते हैं मीन के कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते अपने एक्वस सोल्यूशन में, तो उनके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम केएसपी से शो करते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट है, और सोल्युबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा कम होती है जिन साल्ट्स की, मीन के तकरीबन 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब तक, उनके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। जैसे लेड सल्फेट है, कैल्शियम फ्लोराइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड वगैरह, ये ऐसे साल्ट्स हैं जिनकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, उसके लिए हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की टर्म यूज़ करते हैं। केएसपी टेल अबाउट, अब हमें केएसपी से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्सटेंट ऑफ सोल्युबिलिटी के कोई भी साल्ट जो है वो किस हद तक सोलुबल हो सकता है, और इसके अलावा अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेड क्लोराइड देखें, लेड क्लोराइड की डिसोसिएशन होगी तो Pb2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। अच्छा, उसके बाद हम इसके लिए कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट की आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने कहा कि ये जो साल्ट है ये स्पेरिंगली सोलुबल है, बहुत कम सोलुबल है, तो इस वजह से ये जो इसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म है ये तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इसके आयंस तो बहुत ज़्यादा कम बनेंगे। इस वजह से हम इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे और किसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाली टर्म सारी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। इसके लिए हम एक नया कांस्टेंट यूज़ करते हैं KSP। ठीक है, इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट, ये हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट आ जाता है स्पेरिंगली सोलबल साल्ट के लिए, KSP इसकी इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसमें हम अपने एक इक्वेशन याद रखनी है, AX/BY इज इक्वल टू एक्स ए पावर प्लस वाई बी पावर माइनस एक्स। ये वाली इक्वेशन याद रखें, ये आप लोगों को हेल्प करेगी MCQs को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हमने एक जनरल साल्ट को रिप्रेजेंट किया AX/BY से, फिर हमने उसको उसके आयंस में चेंज किया, तो एक्स जो है वो इसके नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में आ जाएगा, और वाई जो है वो प्लस वाई मीन के कैटाइन को शो करने के लिए पॉजिटिव चार्ज जो उसके ऊपर आ जाएगा वो सेकंड जो हमारे पास थी स्पीशी, मीन जो वाई है वो ऊपर प्लस वाई की फॉर्म में आ जाएगा और वाई बी माइनस एक्स आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स और एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज यूनिटी। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन या उनके जो एक्टिव मासेज होते हैं वो हमेशा यूनिटी के इक्वल होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद KSP जो है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो हमारे पास सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। KSP हमें डिसोसिएशन या सैचुरेशन के बारे में बताता है स्पेरिंगली सोलबल साल्ट की। KSP जब बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है इसकी वैल्यू कब, रूम टेम्परेचर पे, और KSP की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारे पास सॉल्ट है उसकी आयनाइजेशन इंक्रीज होगी, जब उसके आयन ज़्यादा बनेंगे तो उसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। KSP इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर सोल्युबिलिटीज ऑफ 2 आयंस इन सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। KSP जो है एक प्रोडक्ट है मोलर सोल्युबिलिटीज का 2 आयंस की जो कि सोल्यूशन में होते हैं एट इक्विलिब्रियम। ये आपको समझ आगे पीछे इक्वेशन से। एप्लीकेशन ऑफ KSP प्रिडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा, एप्लीकेशन क्या है KSP के, KSP से हमें ये पता चलता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो मीन के कोई भी स्पीशी जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होगी या नहीं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। इफ़ वैल्यू ऑफ KSP इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट, अगर हमारे पास KSP की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए तो सोल्यूशन जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, वो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनते। याद रखिएगा कि अगर KSP की वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाती है आयनिक प्रोडक्ट की, आयनिक प्रोडक्ट मीन के कैटाइन के आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई एनाइन के आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, तो इसके इक्वल आ जाती है तो फिर हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है और कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते। अगर हमारे पास KSP की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा हो तो फिर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है और प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। अगर हमारे पास KSP की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू से कम हो तो फिर हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है और प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन ऑफ इनसोलुबल साल्ट्स।
इनसोलुबल साल्ट्स की प्रेफरेंशियल प्रेसिपिटेशन के बारे में भी हमें KSP से ही पता चलता है। अगर दो साल्ट्स हैं और उनको हम वाटर में ऐड करते हैं तो एक जो है वो ज़्यादा सोलुबल होगा और वो सॉल्यूशन में सोलुबल फॉर्म में ही रहेगा, मीन के अपने आइंस के फॉर्म में, और दूसरा जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये हमें पता चलता है KSP की वैल्यू से। अगर हमारे पास दो साल्ट्स हैं उनको वाटर में ऐड करते हैं तो वो वाला साल्ट जो ज़्यादा सोलुबल है वो सोल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, उसकी जो सोलबिलिटी की KSP की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। याद रखिएगा कि KSP की वैल्यू जिस साल्ट की ज़्यादा होगी इट्स मीन कि वो ज़्यादा सोलुबल है, और जिसकी KSP की वैल्यू कम होगी वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे ये एप्लीकेशन थी KSP की। उसके बाद रिलेशन बिटवीन KSP एंड सोलबिलिटीज़ और KSP के दरमियान क्या रिलेशन है, यहाँ पे हम कैल्शियम फ्लोराइड की डिसोसिएशन की इक्वेशन ले लें तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन बनेगा, 2F नेगेटिव आयन बनेंगे। ठीक है, सोलबिलिटी को हम एस से शो करते हैं। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स देखें तो 1 है तो यहाँ पे हम एस से शो करेंगे कैल्शियम आयन की सोलबिलिटी को, और फ्लोराइड आयन के 2 मोल्स हैं तो 2S से इसकी सोलबिलिटी को शो करेंगे। KSP जो था वो आयनिक प्रोडक्ट था, तो यहाँ पे जो कैल्शियम आयन है उसकी सोलबिलिटी S है और जो फ्लोराइड आयन है उसकी 2S है, तो 2S और फिर इसकी ये पावर में आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो 2S स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी सोलबिलिटी आई है वो 4S पावर 3 आई है। ठीक है, मीन के पहले आपने क्या करना है KSP एक्सप्रेशन लिख लेने हैं, फिर आप के लिए ये चीज़ निकालना इजी होगा। अगर आप KSP एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे तो फिर यहाँ पे यकीनन कोई ना कोई आपसे मिस्टेक होगी, और MCQs में जो है वो छोटी सी मिस्टेक भी बहुत बड़े नुकसान की वजह बनती है। अच्छा, KSP एक्सप्रेशन आप लिखेंगे ना तो KSP में आपके पास सिंपल जो ये दोनों स्पीशीज़ हैं जो आइंस हैं उनकी कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट लिख देंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट लिखेंगे और इनके नंबर ऑफ मोल जो हैं वो पावर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे फ्लोराइड की पावर में 2 आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम के लिए आप S लिख रहे हैं सोलबिलिटी, और फ्लोराइड के लिए 2S लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस KSP एक्सप्रेशन में यहाँ पे स्केयर भी तो है फ्लोराइड आयन का, तो इसीलिए 2S का भी स्केयर लाजमी लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 1 2 हो जाएगा, 2 बल्कि 2 और पावर 2 है ना तो 2 2 4 हो जाएगा, और फिर S यहाँ पे S की पावर 2 और इस S की पावर 1 है, तो पावर जो है वो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। 2 + 1 = 3, तो 4S पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे। KSP = 4S पावर 3, और अगर हमने सोलबिलिटी निकालनी है, हमें KSP की वैल्यू गिवन है, तो फिर आपके पास जो है ये वाला 4 दूसरी साइड पे जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, KSP/4 हो जाएगा और पावर में 1/3 आ जाएगा। तो ये आपके पास KSP से आप सोलबिलिटी और सोलबिलिटी से KSP फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक याद रखें कि अगर हमने KSP फाइंड करनी है ऐसे साल्ट्स के लिए जिनका जनरल फार्मूला हम लिखते हैं AXBY, तो फिर आपके पास KSP एक्सप्रेशन होंगे X पावर X Y पावर Y, और साथ में सोलबिलिटी आप लिखेंगे X + Y पावर में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एक फार्मूला समझ लें, इसको अच्छे से याद कर लें। KSP = X पावर X डॉट Y पावर Y डॉट S पावर X + Y। ठीक है, इससे आप इजीली सोलबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के केस में आप KSP लिखेंगे तो एल्यूमिनियम का 1 है यहाँ पे, तो मीन के इसकी बेस में कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख देंगे, तो 1 पावर 1 डॉट यहाँ पर OH का 3 है तो 3 पावर 3 आ जाएगा, डॉट S की पावर में 1 + 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 3 = 9 एंड 9 3 = 27 और S की पावर में 4 आ जाएगा। तो ये आपके लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए KSP की वैल्यू आई है, और जहाँ से फिर आप सोलबिलिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कैटेगराइज कर दिया है टाइप्स को, कंपाउंड के टाइप्स को, कि अगर आपके पास AB2 टाइप कंपाउंड है तो फिर आप किस तरह से फाइंड करेंगे। AB2 टाइप मीन जैसे CaF2 है, BeCl2 है, CaOH ट्वाइस है। ठीक है, तो इसके लिए आपकी KSP की वैल्यू इन सब के लिए 4S पावर 3 होगी, और S की वैल्यू होगी KSP/4 पावर 1/3। ठीक है, जैसे हमने ऊपर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के केस में जो है वो कैलकुलेट किया था, नहीं बल्कि इसका जो है पीछे जो कैलकुलेट किया था यहाँ पे, ये जो हमने किया था कैल्शियम फ्लोराइड के केस में, तो ये आपके पास 4S पावर 3 आ रही थी। तो वो सारे कंपाउंड्स जिनके जनरल फार्मूला जो है वो AB2 टाइप आ रहा है, जैसे कि CaF2 था, तो इन सब के लिए PbCl2 CaOH ट्वाइस इन सब के लिए 4S पावर 3 आएगी, और फिर सोलबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे तो KSP/4 पावर 1/3। इसी तरह अगर आपके पास A2B टाइप जो है वो कोई भी साल्ट हो, जैसे कि Ag2CrO4 है, तो इसमें आप इसकी डिसोसिएशन देखें ना तो आपके पास 2 Ag पॉजिटिव आयन बनेंगे और 1 CrO4 नेगेटिव आयन बनेगा। मीन के 2 पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, एक नेगेटिव आयन बन रहा है, तो
A2B बन जाएगा, ये इसकी जो टाइप होगी। इसके लिए आप उसी तरह वही वाला जनरल फार्मूला लिखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास 4s⁻³ आ रही है, ठीक है। 4s⁻³ और KSP/4 1/3 पावर में आ जाएगा। सेम बिल्कुल वैसे ही आएगा उनके लिए भी, मीन के AB2 और A2B दोनों के लिए जो है वो सेम हमारे पास एक्सप्रेशन निकलेंगे। AB3 टाइप के लिए जैसे ये OH थ्राइस है तो इसके लिए आपके पास 27 s⁻4 और s = KSP/27 पावर 1/4 आ जाएगा। फिर AB टाइप के लिए जैसे AgCl है तो इसके लिए आपके पास s⁻2 आएगी, ठीक है। KSP = s⁻2 और s = KSP पावर 1/2, ठीक है। तो ये आपने खुद इनको ट्राई करना है, इनको कैलकुलेट करके कोशिश करनी है सॉल्व करने की। अब यहाँ पे हमने पढ़ना है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देख लें कि वाटर जब डिसोसिएट होगा रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉर्म में तो H+ और OH नेगेटिव आयन बनते हैं। इसके लिए कैसी एक्सप्रेशन लिखें तो ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आ जाएगा और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसकी वैल्यू आप लोग याद रखें, केसी की वैल्यू वाटर के लिए होती है 1.8 × 10⁻16, 1.8 × 10⁻16। अब आप देखें तो वाटर जो है वो कांस्टेंट होता है, मीन के वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो इतना ज़्यादा अपने आयंस में चेंज नहीं होता, तो इसकी वाटर की कंसंट्रेशन जो है ये कांस्टेंट रहेगी। इसको आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे, केसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब यहाँ पे अब वाटर की कंसंट्रेशन आप पुट करेंगे 55.55। इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, मीन के बता देती हूँ बल्कि कि 1 डेसीमीटर क्यूब हमने वाटर लिया तो उसमें आपके पास 1000 ग्राम जो होंगे वो वाटर के होंगे। 1000 ग्राम उसका मैस आ गया और मोलर मैस आपके पास वाटर का 18 होता है। 1000/18 करेंगे तो ये आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी 55.55, मीन के वाटर की कंसंट्रेशन को ये केसी की वैल्यू 1.8 × 10⁻16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 × 10⁻14 = आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम शो करते हैं KW से। यही वाली फिर इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी, KW = H+ आयन की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन = 1 × 10⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट ऑफ KW देखें तो KW के यूनिट आपके पास जो है वो 2 कंसंट्रेशन के यूनिट आ रहे हैं, तो मोल का स्क्वायर और डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर होगा। पर डेसीमीटर क्यूब है ना तो डेसीमीटर -6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कंसंट्रेशन का स्क्वायर हुआ और तो ये आपके पास आ गया। 2 कंसंट्रेशन थी मीन के, वो फिर आप कैलकुलेट करके यूनिट टोटल निकाल लेंगे। KW जो है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वाटर की डिसोसिएशन या आयनाइजेशन ज़्यादा होगी, तो इस वजह से KW की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। नेगेटिव लॉग लें आप KW का तो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन = नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻14। यानी कि ऊपर जो इक्वेशन हमने लिखी थी उसका कंप्लीटली नेगेटिव लॉग ले लिया तो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ KW को हम कहते हैं PKW, और नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन के लिए हम यूज़ करते हैं PH, और नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन के लिए हम यूज़ करते हैं POH, और ये इक्वल हो जाता है। जब इस पे अप्लाई करेंगे लॉग तो आपके पास 14 जो है वो पावर वाला 14 स्टार्ट में जब आएगा तो इसके साथ भी माइनस है, स्टार्ट में भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और log 10 इक्वल होता है 1 के, तो log 10 तो 1 के इक्वल हो गया, 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो जस्ट 14 आ जाएगा। तो PH + POH = 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू है। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर KW इंक्रीजेज, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो KW की वैल्यू इंक्रीज करती है, लेकिन PKW की वैल्यू डिक्रीज करती है, क्योंकि KW का PKW के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वजह से KW की वैल्यू टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगी तो PKW की वैल्यू डिक्रीज करेगी। टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो KW की वैल्यू तकरीबन 75 टाइम इंक्रीज कर जाती है। KW इंक्रीज करता है लेकिन रेगुलरली इंक्रीज नहीं करता वाटर के लिए। एज H+ आयन, अच्छा वाटर की हम बात करते हैं तो वाटर की जब आयनाइजेशन होगी तो H+ आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल ही रहती है, क्योंकि जब वाटर का एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक H+ आयन बनेगा और एक ही OH नेगेटिव आयन बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों कंसंट्रेशन इक्वल हैं, तो H+ कंसंट्रेशन = OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं H+ आयन की कंसंट्रेशन = H+ आयन की कंसंट्रेशन, मीन H+ आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर ले लें तब भी हमारे पास 10⁻−14 ही आएगा, और H+ आयन जब हम इसको स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो ये आपके पास आ जाएगा 10⁻7 H+ आयन की कंसंट्रेशन। इट शोज दैट 55.55 मोल्स और 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ प्योर वाटर प्रोड्यूसेस ओनली 10⁻7 मोल्स ऑफ H+ आयन एंड 10⁻7 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन, मीन वाटर इज़ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कि अगर हम 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर का लेते हैं तो जस्ट 10⁻7 मोल्स जो है वो H+ आयन के बनते हैं और 10⁻7 मोल्स ही OH नेगेटिव आयन के बनते हैं। फॉर न्यूट्रल वाटर H+ और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है एट मोर टेम्परेचर कंसंट्रेशन इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर फिर हमारे पास कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करती है, मीन टेम्परेचर को इंक्रीज करने से आयंस जो है वो ज़्यादा बनेंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जिसको हम KA से
शो करते हैं। के ए आप याद रखें, यहाँ पे मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट वाली समझाने के लिए यहाँ पे ये इक्वेशन सॉल्व करके लिख दिया, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं थी। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि एक कॉन्सेप्ट बन जाए। हम एक जनरल एसिड लेते हैं HA प्लस वाटर, इसको वाटर में डिज़ोल्व करें, रिवर्स रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। जो एसिड का H पॉजिटिव वाला पार्ट है वो आपके पास जो है वाटर के साथ मिलके H3 को पॉजिटिव बना देगा, और जो A नेगेटिव है वो अलहदा से हो जाएगा। ठीक है, मीन कि ये आपके पास कंजुगेट एसिड बेस पेयर बन जाएगा बेसिकली। यहाँ पे लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट को अगर हम रिकॉल करें तो वो हमें क्या कहता है कि जब एसिड एक ऐसी स्पीशी होती है जो कि प्रोटॉन डोनर होती है, और बेस एक ऐसी स्पीशी होती है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोटॉन डोनर है, मीन के प्रोटॉन डोनर यहाँ पे क्या है, HA जो है ये प्रोटॉन डोनर है, तो ये एसिड है। और HA प्रोटॉन डोनेट करने के बाद किस में चेंज हो रहा है, A नेगेटिव में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास एसिड है और ये A नेगेटिव इसका कॉन्जुगेट बेस है। खैर यहाँ पे ये बातें नहीं करनी थी, यहाँ पे जो बात समझाने वाली थी वो ये थी कि सिंपल हमने एक जनरल एसिड लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया, ये उसके आयंस बने। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखी, नीचे हमने रिएक्टेंट की, ये Kc की वैल्यू आ गई। वाटर की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, तो इसलिए इसको दूसरी तरफ ले जाके Kc कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास जो न्यू कांस्टेंट आ जाएगा Ka, इसको हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka की वैल्यू जो है जितनी ज़्यादा होगी एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। pKa की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी pKa की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये रिलेशंस याद रखें बहुत अच्छे से। ठीक है, Ka जो है उसका हम नेगेटिव लॉग लेते हैं तो pKa आ जाता है ना, तो एक दूसरे के इन्वर्स हैं ये। Ka की वैल्यू अगर आपके पास लेस देन -3 होती है तो एसिड वीक होता है। अगर Ka की वैल्यू इक्वल टू 1 से लेकर 10⁻³ तक हो तो फिर मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होते हैं जो एसिड्स होते हैं, और Ka की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो एसिड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। परसेंट आयोनाइजेशन के लिए ये एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड, इसको हम ऊपर लिखते हैं और नीचे हम टोटल अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली अवेलेबल मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो ये परसेंटेज आयोनाइजेशन को शो करने के लिए फार्मूला है। उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस के लिए सेम बिल्कुल वैसे ही होगा। बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसके आयंस बनेंगे, Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे, वाटर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, Kc के साथ मल्टीप्लाई होगा। बेस के केस में हमारे पास Kb आ जाएगा, जिसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस कहते हैं, Kb से शो करते हैं। Kb की बेस के स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और पीकेबी की बेस की स्ट्रेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है। Kb और pKb की आपस में जो रिलेशन है इनका वो इन्वर्स रिलेशन है। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिलेशन बिटवीन Ka, Kb एंड Kw। Ka और Kb को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो Kw आता है हमारे पास, और वो इक्वल होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के, मीन के वाटर के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। Pka और Pkb को जब हम प्लस करते हैं, याद रखिएगा ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। Pkb को प्लस करते हैं तो Pkw आता है जो कि इक्वल होता है पीएच प्लस POH के, और वो 14 के इक्वल होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर हैलोजन एसिड देखें तो हमारे पास मैंने पहले आपको बताया कि एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी कंजुगेट बेस उतनी ही वीक होगी। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है HI और उसकी कंजुगेट बेस है I नेगेटिव। एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसकी कंजुगेट बेस सबसे ज़्यादा वीक। उससे कम स्ट्रॉन्ग मीन के उससे वीक एसिड जो है वो HBr है, तो उसकी कंजुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। फिर HCl जो है उससे वीक है, तो उसकी कंजुगेट बेस जो है वो उससे स्ट्रॉन्ग है Br नेगेटिव से। और HF सबसे वीक एसिड है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस जो है वो HF वाली होगी, फ्लोराइड आयन होगा। Ka की Kb के साथ इन्वर्स रिलेशन है और Kw के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ये रिलेशन भी याद रखें। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि pH के चेंज को रेजिस्ट करता है या काफ़ी हद तक जो है उसको कम कर लेता है pH के चेंज को, अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालते हैं तो pH के चेंज को वो रेजिस्ट करता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। हमारा ब्लड जो है ये भी एक बफर है। करैक्टरिस्टिक्स देखें बफर सॉल्यूशन की, तो इसकी एक डेफिनेट pH की वैल्यू होती है, या हम कह लें कि एक खास रेंज होती है, उससे ज़्यादा या उससे बहुत ज़्यादा कम नहीं हो सकती। pH की वैल्यू स्लाइटली चेंज होती है जब हम H पॉजिटिव यानी एसिड या बेस डालते हैं। तो pH डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पर भी इसकी pH चेंज नहीं होती। मीन कि अगर हम पतला कर दें उस सोल्यूशन को और उसमें जो है वो वाटर डाल दें, या फिर उसमें जो है उसकी मोलैरिटी को कम कर दें, तब भी pH की वैल्यू चेंज नहीं होती। या फिर हम काफ़ी टाइम के लिए उसे रख दें, ऐसे छोड़ दें, तब भी उसकी pH की वैल्यू चेंज नहीं होती। pH चेंजेस बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो फिर उसकी pH की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, बफर की टाइप देखें आप, तो एसिडिक बफर होते हैं जिनकी pH की वैल्यू लेस देन 7 होती है, और इनमें हमारे पास जी ये बनते कैसे हैं, ये मिक्सचर होते हैं वीक एसिड और फिर उसी वीक एसिड के साल्ट हम बनाते हैं
स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो वो जो साल्ट और वो जो वीक एसिड है उन दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम एसिडिक बफर कहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि वीक एसिड और उसकी कंजुगेट बेस का जो मिक्सचर है उसको हम एसिडिक बफर कहते हैं। ठीक है, इसका मिक्सचर। और इसमें हमने नेक्स्ट जो कंसेप्ट यहाँ पे याद करना है, जब हम स्मॉल अमाउंट में बेस डालते हैं तो उस केस में हमारे पास जो एसिड है वो एक्टिव हो जाता है। बेस डालेंगे तो बेस ने OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करने हैं, तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को अकोमोडेट करने वाली जो स्पीशी है वो एसिड होगा। ठीक है, और अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड डालेंगे तो जो कंजुगेट बेस है उसने जो है उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करना है। उस टाइम कंजुगेट बेस ने एक्टिव हो जाना है जब हम एसिड डालेंगे, यानी कि H पॉजिटिव डालेंगे। तो यहाँ से जो है ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी, ये याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड टाइप आ जाती है बफर की। बेसिक बफर आ जाते हैं जिनकी pH ग्रेटर देन 7 होती है, और ये मिक्सचर होते हैं वीक बेस और उस बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो साल्ट है, इन दोनों का मिक्सचर हो सकता है, या फिर हम वीक बेस और उसकी कंजुगेट एसिड का जो मिक्सचर है उसको हम बेसिक बफर कहते हैं। उसके बाद जी हैंडरसन इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंडरसन इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं किसी भी बफर की pH को फाइंड करने के लिए, या फिर किसी खास pH के बफर को बनाने के लिए भी हम हैंडरसन इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो ये दो इसके यूजेस याद रखें। उसके बाद एसिडिक बफर और बेसिक बफर के लिए हैंडरसन इक्वेशन थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे हम एसिडिक बफर के लिए pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कंसनट्रेशन, ये याद रखें एसिडिक बफर के केस में। और बेसिक बफर के केस में इसी को थोड़ा सा चेंज कर लें, pH की जगह पे POH आ जाएगा, pKa की जगह पे pKb आ जाएगा, प्लस लॉग ऊपर उसी तरह साल्ट और नीचे बेस की कंसनट्रेशन। ठीक है, तो ये हैंडरसन इक्वेशन जो है ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगी, और इससे हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है तो आप साल्ट की कंसनट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, अगर बाकी सारी वैल्यू गिवन है तो आप pKa की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक और बात याद रखें कि अगर आपके पास साल्ट और एसिड की कंसनट्रेशन इक्वल हो, बिल्कुल 100% इक्वल हो, तो फिर आपके पास pH की वैल्यू जो है वो pKa की इक्वल हो जाएगी। अगर साल्ट और बेस की कंसनट्रेशन इक्वल हो तो फिर आपके पास POH की वैल्यू जो है वो pKb के इक्वल हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिहाज से ये याद रखिएगा। बफर कैपेसिटी क्या होती है? कैपेबिलिटी ऑफ बफर सोल्यूशन टू मेंटेन डेफिनेट pH। किसी भी बफर सोल्यूशन की कैपेबिलिटी pH को मेंटेन करने की, इसको हम बफर कैपेसिटी कहते हैं। बेस्ट बफर या एफिशिएंट बफर्स वो होते हैं जिसमें एसिड और साल्ट की कंसंट्रेशन एक दूसरे की इक्वल हो, या फिर बेस और साल्ट की कंसंट्रेशन एक दूसरे की इक्वल हो। और इस केस में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि pH जो है वो pKa के इक्वल होगी और POH जो है वो pKb के इक्वल हो जाएगा जब एसिड और हमारे पास साल्ट या फिर बेस और साल्ट की कंसंट्रेशन एक दूसरे की इक्वल हो। यूजेस ऑफ बफर के आप यूजेस देखें तो ह्यूमन ब्लड जो है ये भी बफर के तौर पे काम करता है। इसकी pH की वैल्यू होती है 7.35, और इससे ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना बहुत ज़्यादा कम होती है। ये कुदरत का कानून है कि अल्लाह ताला ने जो है हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी में जो है एक ऐसा बफर रख दिया है कि जो हमें हमारे जिस्म को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, उसके बाद जी क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए बफर को यूज़ किया जाता है। डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ किया जाता है बफर को। फूड डाइजेशन के लिए से यूज़ किया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड फ्रूट और फूड वगैरह की प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, अच्छा इसे केमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सॉइल साइंसेज में, न्यूट्रिशन और क्लिनिकल एनालिसिस वगैरह में बफर सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है। केसी एक्सप्रेशन देखें तो केसी एक्सप्रेशन को राइट करने के लिए हम क्या करते होते हैं, पहले हम इनिशियली कंसंट्रेशन राइट करते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे रिएक्टेंट जितने भी हैं, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम स्मॉल ए से शो कर देते हैं, दूसरे को स्मॉल बी से, और इनिशियली प्रोडक्ट नहीं बने होंगे तो इनको 0 कंसंट्रेशन से शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद जी आपके पास जो है कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम पे आपके पास प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन बनेगी उसे एक्स से शो करेंगे, और यहाँ से जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो ए और बी में से एक्स को माइनस करेंगे। फिर कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम लिखेंगे तो सबको वॉल्यूम के टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। कैसी एक्सप्रेशन आप लिखें, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की। अब ये इक्विलिब्रियम वाली पर यूनिट वॉल्यूम वाली जो कंसंट्रेशन है ये आप इस इक्वेशन में पुट कर दें केसी वाली में। तो फाइनली आपके पास जो है सॉल्व करने के बाद जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, कैसी एक्सप्रेशन। अच्छा, ये जो कैसी एक्सप्रेशन फाइंड करने का मैंने आपको मेथड बताया, इससे हमें क्या पता चलता है? अगर आपको कैसे एक्सप्रेशन दिया हुआ हो MCQs में और आपसे पूछ लिया जाए कि ये फ़लाँ रिएक्शन के लिए कैसे एक्सप्रेशन है, आप बताएं कि इस रिएक्शन के ऊपर प्रेशर या वॉल्यूम के चेंज का कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर इस एक्सप्रेशन में प्रेशर या वॉल्यूम की टर्म है, वॉल्यूम की टर्म है, तो फिर तो प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज का इफेक्ट होगा। लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन में वॉल्यूम की टर्म कैंसिल आउट हो चुकी है सारी, तो फिर जो है इसके ऊपर कोई वॉल्यूम या प्रेशर की चेंज का इफेक्ट नहीं होगा। फाइनल एक्सप्रेशन हैव नो वॉल्यूम टर्म, सो दिस रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय वॉल्यूम और प्रेशर चेंज।
तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें, रिएक्शंस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर चेंजेस। लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम आपको पता है एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड और सॉलिड का, तो इस वजह से उसके ऊपर प्रेशर के चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं होता। 1909 में सॉर्सन जो थे एक डैनिश बोटेनिस्ट थे, उन्होंने पीएच स्केल जो है वो प्रपोज किया था एच पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन को फाइंड करने के लिए। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमें क्या बताता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है विद डाइल्यूशन। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन जितनी करेंगे, जितनी ज़्यादा करेंगे, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी डाइल्यूशन और मोलैरिटी का फिर इन्वर्स रिलेशन है, या तो डाइल्यूशन बढ़ा दें या फिर मोलैरिटी को कम कर दें, एक ही बात है। वैल्यू ऑफ के ए रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल डाइल्यूशंस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे जो बात बताई हुई है कि के ए की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो बेशक जो भी डाइल्यूशन आप करते रहें के ए की वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी। टेम्परेचर को चेंज करने से के ए की वैल्यू चेंज होगी। लार्जर पी के ए वीक एसिड, ये मैंने पहले भी बताया था, पी के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिड उतना वीक होगा। अगर दो आपके पास एसिड हैं और दोनों की पी के ए की वैल्यू का डिफरेंस 1 है, तो फिर आपके पास वो वाला एसिड जिसकी पी के ए की वैल्यू स्मॉल है वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा देन अदर। ठीक है, और अगर आपके पास दोनों की पी के ए की वैल्यू में डिफरेंस 2 का है, तो फिर वो वाला एसिड जिसकी पी के ए की वैल्यू स्मॉल है वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा देन द अदर वन। उसके बाद जी ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो बेसिस होते हैं। इसमें कंजुगेट एसिड बेस पेयर को भी एक्सप्लेन करते हैं, जो कि मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया था। बस इसको इतना करें, फिर जब हम आगे चलेंगे अपने सेशन में, जब हम एसिड और बेसिस वाले चैप्टर को और साल्ट्स वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? द डिक्रीज इन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। जब हम कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और उसके सोल्यूशन के अंदर कोई हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा डाल देते हैं कि दोनों में कोई आयन कॉमन हो, तो फिर हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसी को हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं, और कॉमन आयन इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बफर भी कॉमन आयन इफेक्ट की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जो बफर सोल्यूशन हम बनाते हैं वो भी कॉमन आयन इफेक्ट की एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे देखें फर्स्ट जो इसका हमें बताया हुआ है KClO3 FSC की बुक में, इसकी प्रेसिपिटेशन ऑफ KClO3, ये KClO3 की डिसोसिएशन की इक्वेशन आपको बताई है। ठीक है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम KCl डाल दें जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों में K पॉजिटिव आयन जो है ये कॉमन है। के पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो तो है ही वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसने तो आयंस में चेंज ही नहीं होना, उसने तो अपनी अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहना पसंद करना है। तो इस वजह से कॉमन आयन मिलने की वजह से यहाँ पे रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा और KClO3 जो है इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl आप देखें तो NaCl की डिसोसिएशन के लिए इक्वेशन लिखी, फिर HCl, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे कॉमन आयन Cl नेगेटिव है। जब हम NaCl के सोल्यूशन के अंदर HCl को ऐड करते हैं तो Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से रिएक्शन जो NaCl वाला है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है और NaCl जो है इसकी प्यूरिफिकेशन हो जाती है, मीन इसने प्रेसिपिटेट आउट हो जाना है और वहाँ से इसे हम सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद जी द एडिशन ऑफ कॉमन आयन टू सोल्यूशन ऑफ द लेस सोल्युबल इलेक्ट्रोलाइट सप्रेसेस इट्स आयनाइजेशन एंड इट प्रेसिपिटेट आउट। तो ये वाली वही बात बता दी है जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद क्वालिटेटिव साल्ट एनालिसिस के लिए भी हम यूज़ करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट को। ग्रुप 2 वाले जो हमारे पास साल्ट्स हैं जो बेसिक रेडिकल्स वगैरह हैं उनकी एनालिसिस के लिए ये हम साल्ट एनालिसिस वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे थॉरोली तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी यहाँ पे जितनी बात बताई हुई है उसी को थोड़ा समझने की कोशिश करें। H2S की डिसोसिएशन दिखाई हुई है आपको, 2H पॉजिटिव प्लस H2 नेगेटिव। HCl जब इसमें ऐड करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे कॉमन आयन H पॉजिटिव है। ठीक है, कॉमन आयन की वजह से ये H2S जो है इसका बैकवर्ड रिएक्शन होगा और H2S की फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी, मीन कि ये H2S जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा और H2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब हम H2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम होगी तो H2 नेगेटिव ने क्या करना है, सिर्फ सेकंड ग्रुप वाले बेसिक रेडिकल को ही प्रेसिपिटेट आउट करना है साल्ट एनालिसिस में। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 3 की बात करते हैं। थर्ड ग्रुप वाले जो हमारे पास आ जाते हैं उसमें NH4OH और NH4Cl इन दोनों को रिएजेंट के तौर पे लिया जाता है थर्ड ग्रुप के एनालिसिस के लिए। इसमें आपको आयनाइजेशन यहाँ पे दिखाई हुई है और यहाँ पे ये जो है कॉमन आयन है। इस केस में क्या होता है, ये कॉमन आयन की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जब, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। और दिस मिक्सचर इज़ यूज्ड फॉर ग्रुप थर्ड रेडिकल्स, मीन के रिएजेंट के तौर पर इस मिक्सचर को यूज़ किया जाता है। उसके बाद जी कॉमन आयन इफेक्ट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ बफर, मीन के बफर जो है वो एक कॉमन आयन की एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मैंने लिखा कि वीक एसिड्स और वीक बेसिस के लिए pKa और pKb की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। इन वैल्यूज़ का आप कोशिश कीजिएगा कि रटा लगा लें, क्योंकि ये FSC लेवल की हैं और हम PPSC के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हायर लेवल का कंपटीशन होता है
पूरे पंजाब के लोग जो हैं बहुत अच्छे से तैयारी करके जा रहे होते हैं, तो हमें हर लिहाज से एटलीस्ट एफएससी की बुक्स हमारी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए कि वहाँ पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। और इसके अलावा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कामयाब हो सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग जब टेस्ट देते हैं तो आप लोग देखते हैं कि टेस्ट बहुत आसान लग रहा होता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी मार्क्स जो हैं वो उस लेवल के नहीं आ रहे होते जितनी आपकी उम्मीद होती है, क्योंकि एमसीक्यूज़ की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती। बार बार टेस्ट देने से, बार बार टेस्ट अटैम्प्ट करने से ही आप लोग उस लेवल पे जा सकेंगे कि आप कम्पीट कर सकें बाकी पूरे लोगों के लिए जो कितनी ज़्यादा तैयारी करके आते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ज़्यादा तैयारी करें, मेहनत करें। अल्लाह पाक कभी भी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।